लोगों को बता दूंगा। अगला राजा लिखो, अरुणोराज। तो जिन भी लोगों ने चीजें बनाई थी उन्होंने बहुत सोच समझ के बनाई थी। अगला देखो, अरुणोराज। अच्छा, ये गजनी की तरफ से जो भी अटैक हो रहे थे ना, इन लोगों की जो जाति थी वो जाति थी तुर्क। कौन थे ये? टर्क थे, ये तुर्क थे। टर्क का दो, इंग्लिश में हम टर्क का देते, तुर्क का देते हैं उधर, इसलिए आप तुर्की बोलते हो, हिंदी में इंग्लिश में कहते हो टर्की। एक ही बात है, वही बात है, बोलने का थोड़ा बहुत भाषा का चेंज हो गया। तुर्कों का मुख्य अड्डा था गजनी। कौन सा था? गजनी। पर इस बार तुर्क थोड़े सफल हुए, तुर्क आगे राजस्थान में नागौर तक। कहां आगे? तुर्कों ने अपने राजस्थान में कोई बड़ा अड्डा पहला स्थापित किया था, वो कौन सा था? नागौर। अब नागौर आ गए तो अब चौहानों की राजधानी कौन सी है? अजमेर। पहले सांबर थी, अजयराज के टाइम में कहां पर आ गए लोग? अजमेर। आप उन्हें याद करो, देखो मैं कह रहा हूं आत्मप्रभा पुष्कर में पूजा करती है, इसका मतलब सांबर से पुष्कर तक तो आ गए थे, अब पुष्कर से आगे और बढ़े तो अजमेर, तो नया राजधानी बना ली उन लोगों ने। तो अब लगा जो लोग नागौर में आ गए तो अब अगला अटैक कहां पर करेंगे? अजमेर, तो संभालना जरूरी, और तुर्कों ने किया। बहलीम, बहलीम नाम करके उनका राजा हुआ करता, वो नागौर से अजमेर की तरफ बढ़े। अरुणराज को कहा कि भाई साहब ये नागौर से चल गए अजमेर की तरफ आ रहे हैं। उसने कहा वेट एंड वॉच, रुको एक बार और नजदीक आने दो, डीप आने दो इनको थोड़ा। जैसे वो अजमेर के पास में आए, अरुणराज अपनी पूरी सेना लेकर निकलता है, सारे तुर्कों को मार देता है, सिंगल कोई वापस नहीं जाने दिया। भयंकर भयंकर ढंग से मारा था। कहते हैं जिस मैदान के अंदर वो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में इतना खून बहा, इतने दुश्मन मरे, इतने सैनिक मरे कि चारों तरफ लाल लाल हो गया। तो किसी ने कहा यार ये तो पूरी धरती लाल हो गई, तो इसके ऊपर की मिट्टी खोदी जाए। उसके ऊपर से मिट्टी खोदी गई तो वहां पे खड्डा बना, उस खड्डे की झील बनी, उस झील का नाम है आना सागर। कौन सी झील है? कोई पूछेगा राजस्थान की कौन सी झील युद्ध भूमि में बना दी गई थी? अरुणोराज का घर का नाम था अनाजी, अनाजी ने सागर बनाया, इसलिए नाम क्या है? दोनों बातें याद रखिए एक साथ। तुर्कों को अजमेर के पास हराया और वहां पर कौन सी झील बनाई? आना सागर। देख लो, अजमेर के समीप तुर्कों को हराया, डिफीटेड टर्क्स नियर अजमेर। अजमेर के समीप तुर्कों को हराया, डिफीटेड टर्क्स नियर अजमेर, तथा वहां पर आना सागर झील का निर्माण करवाया, एंड बिल्ट लेक आना सागर देयर, तथा वहां पर आना सागर झील का निर्माण करवाया, एंड बिल्ट लेक आना सागर देयर, वहां पर आना सागर झील का निर्माण करवाया, एंड बिल्ट लेक आना सागर देयर, वहां पर आना सागर झील का निर्माण करवाया, एंड बिल्ट लेक आना सागर देयर। किसका निर्माण करवाया? आना सागर झील का। किसने करवाया? इसी समय मालवा में एक राजा हुआ करता, उसका नाम था नरवर्मन। क्या नाम था? मध्य प्रदेश में जगह पड़ती है मालवा, और मालवा का जो राजा उसका नाम क्या था? नरवर्मन। इसने नरवर्मन को हराया था। किसको हराया था? लिख लो, इसने मालवा के नरवर्मन को हराया था। डिफीटेड नरवर्मन ऑफ मालवा। इसने किसने? अरुणराज। इसने मालवा के नरवर्मन को हराया था। डिफीटेड नरवर्मन ऑफ मालवा। इसने मालवा के नरवर्मन को हराया था। डिफीटेड नरवर्मन ऑफ मालवा। इसी टाइम गुजरात में कौन सा वंश हुआ करता? चालुक्य। और चालुक्यों का एक बड़ा महान राजा हुआ था, उसका नाम था जयसिंह सिद्धराज। क्या नाम था? जयसिंह सिद्धराज। कहां का राजा जयसिंह सिद्धराज? गुजरात का। कौन से वंश का राजा? चालुक्य वंश का राजा। क्या नाम है बताओ देखे? जयसिंह सिद्धराज। जयसिंह सिद्धराज को भी हराता है। जयसिंह सिद्धराज हारा तो इनके बीच में संधि हुई। संधि हुई तो जयसिंह सिद्धराज ने अपनी बेटी की शादी अरुणराज के साथ कर दी, ताकि थोड़ा शांत हो जाए, माहौल शांत हो जाए। उस बेटी का नाम था कांचन देवी। क्या नाम था? तो ये गुजरात की कौन सी राजकुमारी से शादी करता है? किसको हराने के बाद? जयसिंह सिद्धराज कौन से वंश का है? कहां का राजा है? लिखो, इसने गुजरात के चालुक्य राजा जयसिंह सिद्धराज को हराया। ही डिफीटेड गुजरात चालुक्य किंग जयसिंह सिद्धराज। गुजरात के चालुक्य राजा जयसिंह सिद्धराज को हराया। ही डिफीटेड गुजरात चालुक्य किंग जयसिंह सिद्धराज। तथा उसकी पुत्री कांचन देवी से विवाह किया, एंड मैरिड हिज डॉटर कांचन देवी। तथा उसकी पुत्री कांचन देवी से विवाह किया, एंड मैरिड हिज डॉटर कांचन देवी। तो कांचन देवी कहां की राजकुमारी होगी? गुजरात। तथा उसकी राजकुमारी कांचन देवी से विवाह किया।
जय सिंह सिद्धराज के कोई बेटा नहीं था, जय सिंह सिद्धराज के बेटा नहीं था तो फिर और कोई परिवार का लड़का आके राजा बना। इस बार जो राजा बना गुजरात में, चालुक्य राजा बना, उसका नाम था कुमारपाल। क्या नाम था? कुमारपाल भी बड़ा शक्तिशाली बंदा हुआ। कुमारपाल चालुक्य को लगा अच्छा पिछली बार ये अजमेर वाले चौहान आए और आके हमारे गुजरात वालों को हरा के गए, ये वापस अजमेर पर अटैक करता है, अरुणराज को हराता है। किसको हराता है? मतलब अरुणराज ने एक बार गुजरात वालों को हराया और दूसरी बार गुजरात वालों से हार गया। जब गुजरात वालों को हराया तो उनकी राजकुमारी से ब्याह करके आया, वापस करना पड़ेगा वैसा। इस बार अरुणराज ने अपनी राजकुमारी की शादी किसके साथ की? उस राजकुमारी का नाम था जालन देवी। क्या नाम था? लिख लो। गुजरात के चालुक्य राजा कुमारपाल ने इसे हराया। गुजरात चालुक्य किंग कुमारपाल डिफीटेड हिम। गुजरात के चालुक्य राजा कुमारपाल ने इसे हराया। गुजरात चालुक्य किंग कुमारपाल डिफीटेड हिम। गुजरात के चालुक्य राजा कुमारपाल ने इसे हराया। गुजरात चालुक्य किंग कुमारपाल डिफीटेड हिम। तथा इसने अपनी राजकुमारी जालन देवी का विवाह कुमारपाल से किया। एंड ही मैरिड हिज प्रिंसेस जालन देवी टू कुमारपाल। तथा इसने अपनी राजकुमारी जालन देवी का विवाह कुमारपाल से किया। एंड ही मैरिड हिज प्रिंसेस जालन देवी टू कुमारपाल। अपनी राजकुमारी जालन देवी का विवाह किससे किया? कुमारपाल। तो याद रहेगा। तो गुजरात के एक राजा से हार गया था, किससे हार गया? कुमारपाल। एक राजा को हराया था, किसको हराया था? जयसिंह सिद्धराज। जयसिंह सिद्धराज की कौन सी राजकुमारी से शादी की? कांचन देवी। और कुमारपाल से कौन सी राजकुमारी की शादी की? कौन सी की? जालन। और देखो सुनो, आपके क्या मन में इस प्रकार की खूब बातें आती है फिर कि सर ये तो जयसिंह सिद्धराज का बेटा है कुमारपाल, ये इसकी बहन है, इसकी बहन, ये इसका मामा, ये इसका फूफा, इससे ब्याह कैसे हो गया? ऐसे आती है ना खूब सारी। मैं जब भगवान दास बारमली बताता हूँ तो आप 3 दिन तक मेरे से पूछते रहते, सर ये क्या लगता है इसका, है ना? और ये ऐसे के ब्याह कैसे हो गया सर? ये हर काल के हर देश काल परिस्थितियां अलग होती है, हर समय की। आज के समय के सामाजिक मूल्य अलग है, उस समय के सामाजिक मूल्य अलग थे, है ना? एक ही राजा की शादी भुआ और भतीजी से हो जाती थी, अब तो नहीं होती ना। अब तो आपका तो सर होती एक ही है, दो भी नहीं होती ना। पहले दो नहीं 10 15 20 भी राजा करता था ना। मतलब आप पुराने ज्यादा छोड़िए। मैं कल आपको राजा मान सिंह के बारे में बता रहा था, कल या परसों बात कर रहे थे कि जयपुर के जो लास्ट राजा थे वो थे मान सिंह सेकंड। मान सिंह सेकंड की 3 रानियां थी, तीसरी गायत्री देवी बताई थी। पहली जो 2 रानियां थी वो दोनों जोधपुर की थी, रियल भुआ भतीजी थी, दोनों एक साथ ही की। बहुत नॉर्मल बात थी उस समय, ये लोगों को अजीब नहीं लगता था। आज आपको और मेरे को अजीब लगता है क्योंकि हम आसपास देखते नहीं। उस समय ये बहुत सामान्य चीज थी, लोगों को लगता ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं। और मैं बताता हूं, अभी भी यदि कोई थोड़ा सा नोटिस करेंगे, गांव में आज दिन तक एक व्यक्ति की शादी कहीं पर की गई, उसकी वाइफ की डेथ हो गई, ज्यादातर मामलों में संभावना होती है उसकी वाइफ की बहन की उससे शादी हो जाएगी। गांव में ये बहुत नॉर्मल है। शहर में किसी को तो उसको ये अजीब लग सकता है कि ऐसे कैसे कर सकता है। ज्यादातर मामलों में, कई मामलों में ये भी हो सकता है कि जिस वाइफ की डेथ हुई थी उसके बहन नहीं है तो उसकी भतीजी से हो गई। ये भी बहुत नॉर्मल है, अभी तक भी इस प्रकार की चीजें मिल जाएगी। होगी ना? वो पहले तो फूफा जी लगते थे ना, अब ब्याह हुआ है ना। चीजें अलग अलग परिस्थितियों में होती है, अलग अलग समय की होती है, उनको हर सामाजिक मूल्यों पर आप लागू नहीं कर सकते। हालांकि इनमें तो ये भी है, जयसिंह सिद्धराज का बेटा कुमारपाल नहीं था, ये अलग था, पर फिर भी मैं आपके दिमाग में आते रहते इसलिए मैं बता रहा था कि इस प्रकार की चीजें कतई सोचनी। फिर अपना काम ये सोचना कतई नहीं है कि कौन से राजा का मामा और फूफा कौन लगता है। ये मैं इन राजकुमारियों के नाम भी नहीं लिखवाता। इन राजकुमारियों का नाम क्यों लिखवा दिया अभी 2 मिनट बाद मैं बता दूंगा आपको कि क्यों जरूरत पड़ती है हमें। क्योंकि कांचन देवी का बेटा होगा आगे सोमेश्वर। कौन होगा? उसका पूरा बचपन गुजरात में बीता था। बचपन कहां बीता? तो वो कि भाई ये गुजरात में क्यों बीता, क्योंकि उसका गुजरात ननिहाल है। बस ये याद करने के लिए, चीजों को जोड़ने के लिए कुछ चीजें यहां पर समझानी पड़ती है, बाकी मैं इनको खा जाता, स्किप कर जाता तो भी कोई बात नहीं। पर वो फिर हमने चीजें समझ नहीं सकते, थोड़ा समझने के लिए इस प्रकार की चीजें पढ़ लेते। आई बात समझ में? तो इसने तुर्कों को हराया, मालवा के नरवर्मन को हराया, जयसिंह सिद्धराज को हराया, लेकिन कुमारपाल से हार गया। इसी ने आपके पुष्कर के अंदर एक मंदिर बनाया था, वराह मंदिर। क्या बनाया था? देखो, पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। ही बिल्ट वराह टेम्पल एट पुष्कर। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। ही बिल्ट वराह टेम्पल एट पुष्कर।
पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। ही बिल्ट वराह टेम्पल एट पुष्कर। मैंने कई बार बीच में बताया वराह मतलब भगवान विष्णु, पता है? तो विष्णु भगवान का मंदिर बनवा रहा है। कहां पर बनवा रहा है? पुष्कर। मैं बातों को ये जोड़ता हूं आगे, लिखना नहीं है, समझना इस बात को। पुष्कर में वराह मंदिर था। कालांतर में यहां पर आता है जहांगीर। कौन आता है? जहांगीर इस वराह मंदिर में जाता है। फिर जहांगीर अपनी बुक में लिखता है, मैं इन दिनों पुष्कर हूं, मैंने यहां पर हिंदुओं का एक मंदिर देखा, उस मंदिर में भगवान की मूर्ति की शक्ल सुअर जैसी है। कैसी है? वराह सुअर को कहते हैं। भगवान विष्णु का चौथा अवतार है वराह अवतार। जब धरती पर जल प्रलय हो रहा था, भगवान विष्णु ने कौन सा अवतार लेके धरती को बचाया था? वराह अवतार। कभी आप फोटो देखेंगे भगवान वराह खड़े हैं, उनकी हथेली पर यहाँ पर पृथ्वी टिकी हुई है, वो वराह अवतार है। जहांगीर कहता है मुझे उनकी शक्ल पसंद नहीं है, मैंने उस मंदिर को तोड़ दिया। फिर वो कहता है उस मंदिर के ठीक सामने मैं इन दिनों अपने महल बनवा रहा हूँ, जहांगीर का पुष्कर का महल। उस महल के बाहर वो अभिलेख लगवाता है, अभिलेख लिखता है मैंने अभी अभी मेवाड़ जीता है। पढ़ा था हमने। तो वो पुष्कर का वराह मंदिर जिसको तोड़ता, वो वराह मंदिर किसका बनाया हुआ है? अरुणराज। किसका बनाया था? तो ये बात मैं तब वहां भी बोला था, मगर जहांगीर पुष्कर जाता है वहां पर मंदिर को तोड़ता, तो मंदिर वराह मंदिर यही है, इसके ठीक सामने। तो पुष्कर की वो झील ना, पुष्कर झील में 52 घाट है। कितने घाट है? तो उस घाट का नाम है वराह घाट। भाई वराह मंदिर वाला घाट कौन सा हो गया? वराह घाट। वराह घाट के सामने पुष्कर का महल बना हुआ जहांगीर का, जिसका अभिलेख हमें बताता है कि जहांगीर ने 1615 में कहां पर संधि कर ली थी? मेवाड़। किसे संधि कर ली? आगे बात समझ में? चलो आगे बढ़ते। इसके दरबार में 2 विद्वान थे, लिख लो दरबारी विद्वान। एक विद्वान का नाम था देवबोध, एक विद्वान का नाम था धर्म घोष। दरबारी विद्वान, कोर्ट स्कॉलर्स। 2 जैन मुनि है। क्या क्या नाम बताओ देखे? देवबोध और धर्म घोष। किसके दरबार में देवबोध और धर्म घोष? किसके दरबार में? अरुणराज के दरबार में 2 विद्वान है, देवबोध और धर्म। जैन है दोनों। कौन विद्वान है? लिखना नहीं, एक बार सुनना। आप देखो इनके दरबार में जैनों के विद्वान है। इससे पिछले वाला जो राजा था उसने जैनों के पार्श्वनाथ मंदिर में कलश भेंट किया था। उसने दिगंबरों और श्वेतांबरों के बीच में डिबेट का, शास्त्रार्थ का अध्यक्षता की थी उसने। इसका मतलब ये जैनिज्म को भी मानते हैं, इसका मतलब ये सेक्युलर है। इसका मतलब क्या है? एक रानी शिव जी की पूजा कर रही है, एक राजा विष्णु जी का मंदिर बनवा रहा है। इसका मतलब उन राजाओं, हाँ, शांति स्थापित करने के लिए वैवाहिक संबंध, हाँ, ये मानते ही थे। अभी भी अपने ये मानते हैं कि लड़की पक्ष थोड़ा कमजोर माना जाता है, लड़के वाला पक्ष बड़ा माना जाता है। समाज के सिद्धांत आज भी वैसे ही है, नहीं है? गांव में बाकायदा बुजुर्ग तो कहते ही हैं कि बाई देवणी मोटा घर में, बाई ल्यावणी छोटा घर हूं। हर घर की है। आप भले इनको बुरा बताइए, अच्छा बताइए, बहुत अलग सी बात है। आज भी हम कोशिश करते हैं कि मुझे मेरी बहन की शादी करनी है, मैं देखता हूं मोटा सा मोटा परिवार मिले कोई, लानी हो तो लोग देखे ब्याह हो जाए, वो ठीक नहीं। अभी भी ये बने हुए, तो उस टाइम भी थी कि भाई तुम हारे हो तो तुम अपनी लड़की दीजिए उसके अंदर। और ये चीजें तब भी थी, अभी भी, अब दूसरे रूप में चल रही, उस समय उस रूप के अंदर थी। चलो, पर तुम्हारे दिमाग में ठीक क्वेश्चन आया? तो कौन कौन 2 विद्वान बताओ देखे? देवबोध और धर्म। अब अजय राज ने अंतिम दिनों में शासन सौंप दिया था अरुणराज को, और खुद क्या बन गया था? सन्यासी। अरुणराज शासन छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। अरुणराज कुर्सी पे बैठा है, बूढ़ा हो गया, पर अब कुर्सी पे मरूंगा, कुर्सी छोड़ूंगा। तो इसका बेटा था, उसका नाम था जगदेव। क्या नाम था? उसने सल्टा दिया एक दिन, देख लो। इसकी हत्या इसके बेटे जगदेव ने कर दी थी। He was murdered by his son जगदेव। इसकी हत्या इसके बेटे जगदेव ने कर दी थी। He was murdered by his son जगदेव। इसकी हत्या इसके बेटे जगदेव ने कर दी थी। He was murdered by his son जगदेव। अब तुझे यहां बैठना है, तुम इधर सरको थोड़े, ये लास्ट में बैठ जाएगी, है ना? इसको बुद्धि लगाना कहते हैं। इसका रजिस्टर इधर दे दो। पर नहीं, तुम सारे खड़े होगे, फिर ये अंदर आएगी, फिर तुम सारे बैठोगे। तुम इतना दिमाग नहीं लगाते। कोई बात नहीं, बंदा बाहर से अपने थोड़े इधर सरकते हैं, आधे घंटे क्लास बच्चे इधर बैठ जाएंगे। पर तुम दिमाग फिक्स है तुम्हारे, ये बस बटन दबाया हुआ है, उतना ही काम करते हो, अपनी तरफ से कोई दिमाग लगाते। तब किसने हत्या कर दी? जगदेव ने। किसकी? कुंभा की हत्या किसने की? गंगा की हत्या मालदेव। किसने कर दी थी? अरुणराज की। किसने कर दी? अब तो नहीं मारते ना,
पहले तो मार भी देते थे, क्योंकि उस समय के सामाजिक मूल्य अलग, आज के सामाजिक मूल्य अलग प्रकार की चीज है। हालांकि मुझे एक और कोई पुराना उत्तर प्रदेश का किस्सा है कि उत्तर प्रदेश में आजकल तो क्या भाई इतना सोशल मीडिया, टीवी वगैरह ये सब आ गए। कई बार ये होता ना कि टिकट मिली, फलाने नेता को कांग्रेस की टिकट मिली, फलाने, तो वास्तव में टिकट होती है, कागज का टुकड़ा होता है, वो देते हैं कि ये ला तेरे को दे रहे हो, सिंबल दिए जाते थे। तो अब तो क्या है भाई, पहले घोषणा हो गई, बंदा लेके आ जाता है। पहले क्या, एमपी की टिकट लेने के लिए दिल्ली जाओ, एमएलए की टिकट लेने के लिए कहां हो, जयपुर। तो यूपी में कोई नेता थे, मैं नाम तो बोल रहा हूं उनका, उन्होंने अपने, वो थोड़े बीमार चल रहे थे, उन्होंने अपने बेटे को भेजा कि तू जाके दिल्ली में मेरी टिकट लेके आ जा। कांग्रेस ने घोषणा की कि इनको टिकट दी जाती है। वो दिल्ली गया, उसने जाकर, पिताजी बहुत भयंकर बीमार है, उन्होंने मेरे कहा है कि मेरे वाली टिकट तू ले ले। तो अपने बापू को साइड में करके टिकट खुद लेके, यही तो बात है। अब चीजें चेंज हुई है, अब उसको मारने की आवश्यकता, उसने टिकट चेंज करवा लिया अपना, कि टिकट बापू क्या करेगा, लड़के खूब लड़ ली यार, अपने लड़ते हैं, वो करवा लिया, पहले बड़े मार ही दिया करते। अब मैं एक थोड़ा सा चार्ट बना रहा हूं, वैसा वैसा उतारिए, फिर अपने बात करेंगे ऐसा क्यों बनाया मैंने। आप तो उतार लीजिए एक बार, फिर मैं समझा दूंगा। वो आगे क्या, अपने आगे का जो भी पढ़ेंगे उसमें काम आएगा। बातें मत करो, उतारो सीधा सीधा। ये नंबर भी लगा लेना ना। उतार लिया, समझ लो, देखो सिंपल सा ना, याद नहीं करना, थोड़ा आगे काम आएगा इसलिए। अरुणराज अजमेर का एक चौहान राजा, उसके दो रानियां हैं, एक रानी का नाम है सुधवा, एक रानी का नाम है कांचन देवी। कौन कौन सी दो है? सुधवा तो अपने मारवाड़ की थी, कांचन देवी मैंने आपको कह दिया गुजरात की।
सुधवा के दो बेटे हुए, एक बेटे का नाम है जगदेव, एक बेटे का नाम है विग्रहराज चतुर्थ। अरुणराज को कौन मार देता है? जगदेव। तो राजा कौन बना? जगदेव। लेकिन जगदेव मार के राजा बना, इसलिए लोगों ने स्वीकार नहीं किया, इसलिए लोगों ने उसके छोटे भाई को कहा कि तू जगदेव को हटा के राजा बन जा। इसलिए विग्रहराज चतुर्थ किसको हटा के राजा बन जाता है? जैसे रायमल उद्दा को हटा के बन गया था, पढ़ा था हमने। तो अब कौन बन गया? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ तुम्हारा तो इसका बेटा बना, इसके बेटे का नाम था अपरगांगे। क्या नाम था? अपरगांगे राजा बना। अपरगांगे राजा बना तो जगदेव के बेटे को पसंद नहीं आया। जगदेव का बेटा कौन है? उसने कहा तेरे बाप ने मेरे बाप को हटाया था तो मैं तेरे को हटा दूंगा। तो अपरगांगे को कौन हटा देता है? पृथ्वीराज सेकंड। पृथ्वीराज सेकंड की औलाद वगैरह थी नहीं। तब चौहानों को लगा अब किसको बनाया जाए, तो इनको लगा एक रानी और थी कांचन देवी। और जब सुधवा के बेटे जगदेव ने अरुणराज को मारा तो कांचन देवी को डर लगा बेचारी को, और कांचन देवी को लगा कि जब जगदेव ने अरुणराज को मार दिया तो बाप था, मैं तो सौतेली मां हूं, मेरे को तो और जल्दी मारेगा। तो कांचन देवी अपने बेटे को लेकर चली गई गुजरात। कांचन देवी का बेटा कौन? तो सोमेश्वर का बचपन कहां बीतेगा? अब ये गुजरात में रहता था। तो ये अजमेर वाले चौहान गुजरात गए और सोमेश्वर जाकर यहाँ ननियाल क्या कर रहा है? अजमेर चल तेरे को राजा बनाते हैं। तो अजमेर का राजा कौन बना? सोमेश्वर के बाद इसका बेटा, पृथ्वीराज थर्ड के बाद इसका बेटा। इसको पृथ्वीराज थर्ड का जो भाई था हरिराज, या जो गोविंदराज का चाचा था हरिराज, उसने हटा दिया। तो बाद में राजा कौन बन गया? ये अजमेर का चौहान, अंतिम चौहान राजा। हरिराज के बाद अजमेर पे तुर्कों का कब्जा हो गया था, उसके बाद यहाँ पे चौहानों का राज। याद रह जाएगी बात, किसके बाद कौन बना, थोड़ा दिमाग में रहेगा। चलो अब एक एक का पढ़ते हैं, याद नहीं करना, यूं थोड़ा थोड़ा सा मोटा मोटा दिमाग में रखना है। अगला राजा लिख लो अपना। अगला राजा कौन हो जाएगा? जगदेव। लिख लो जगदेव। इसको इसके भाई ने हटा दिया। देखो देखिए चार्ट देके बताओ भाई कौन है? विग्रहराज चतुर्थ। लिख लो। इसे इसके भाई विग्रहराज चतुर्थ ने हटा दिया था। ही वॉज डिपोज्ड बाय हिज ब्रदर विग्रहराज फोर्थ। इसे इसके भाई विग्रहराज चतुर्थ ने हरा दिया था। ही वॉज डिपोज्ड बाय हिज सन विग्रहराज फोर्थ, बाय हिज ब्रदर विग्रहराज फोर्थ। इसे इसके भाई विग्रहराज चतुर्थ ने हटा दिया था। He was deposed by his brother विग्रहराज फोर्थ। कौन से भाई ने हटा दिया? अब अगला देख लो, विग्रहराज फोर्थ और स्टार लगा लो। स्टार लगाना इसके विग्रहराज चतुर्थ के। आरपीएससी का फेवरेट राजा है ये। इस बार आरपीएससी ने इस राजा महाराजा वाले सेशन से 2 क्वेश्चन पूछे। कितने पूछे? दोनों विग्रहराज से। एक ही राजा से पूछ पाछ ली उसने जो 2 पूछने थे, और कल्चर के क्वेश्चन कई से जुड़ते हुए और पूछ लिए। जैसे भाई पूछ लिया मोहम्मद शाह किसके दरबार में था, चित्रकार, पर वो अपने कहते पेंटिंग का क्वेश्चन है, राजा का क्वेश्चन नहीं। राजा के जो क्वेश्चन पूछे वो दोनों किसे पूछ लिए थे? विग्रहराज से पूछ लिए। तो विग्रहराज बड़ा इंपॉर्टेंट राजा और था भी बड़ा राजा। इतिहासकार हुए एक दशरथ शर्मा। कौन हुए? और दशरथ शर्मा कहते हैं कि इसका जो शासन काल था वो अजमेर के चौहानों का स्वर्ण काल था। दशरथ शर्मा का एक ही काम है, स्वर्ण काल बताना। दशरथ शर्मा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दशरथ शर्मा, तो कहीं भी आपसे स्वर्ण काल पूछे तो मतलब कौन बता रहा है? दशरथ शर्मा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दशरथ शर्मा, इसका शासन काल, हिज रिजीम, इसका शासन काल, हिज रिजीम, अजमेर के चौहानों का स्वर्ण काल था। वो गोल्डन एरा ऑफ चौहान्स ऑफ अजमेर। अजमेर के चौहानों का स्वर्ण काल था। वो गोल्डन एरा ऑफ चौहान्स ऑफ अजमेर। अजमेर के चौहानों का स्वर्ण काल था। वो गोल्डन एरा ऑफ चौहान्स ऑफ अजमेर। अच्छा, इसके विग्रहराज से पहले बड़ा राजा कौन था? अरुणराज। अरुणराज को गुजरात का कौन सा राजा हरा के गया था? कुमारपाल। तो इनको लगता था कि यार गुजरात वाले आके हरा के चले गए, विग्रहराज पुनः कुमारपाल से लड़ाई करता, इस बार कुमारपाल को हराता है। तो इसने गुजरात के कौन से चालुक्य राजा को हराया? देखो, इसने गुजरात के कुमारपाल चालुक्य को हराया था। ही डिफीटेड कुमारपाल चालुक्य ऑफ गुजरात। इसने गुजरात के कुमारपाल चालुक्य को हराया था। ही डिफीटेड कुमारपाल चालुक्य ऑफ गुजरात। गुजरात के कुमारपाल चालुक्य को हराया था। He defeated कुमारपाल चालुक्य ऑफ गुजरात। गुजरात कौन से राजा को रहा? कुमारपाल चालुक्य। उधर गजनी की तरफ से अटैक हो रहे थे। गजनी की तरफ से जो अटैक हो रहा था, गजनी की तरफ से जो राजा था उसका नाम था खुसरो शाह। क्या नाम था? तो इसका अटैक हुआ, इसने इसको भी हराया, खुसरो शाह को भी हराया। लिख लो, इसने गजनी के खुसरो शाह को हराया था। He defeated खुसरो शाह ऑफ गजनी। इसने गजनी के खुसरो शाह को हराया था।
He defeated खुसरो शाह of गजनी। ये जानकारी है ना अपने को एक बुक में मिलती है, अभी मैं इस बुक के बारे में अपने पढ़ेंगे। उस बुक का नाम है ललित विग्रहराज। क्या नाम है? अभी पढ़ेंगे किसने लिखी, क्यों लिखी, क्या उसमें, पर आप लिख लो कोष्टक में ललित विग्रहराज के अनुसार। तो पूछ लेगी जानकारी कहां मिलती है, तो अपने ध्यान में रहे। ललित विग्रहराज के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ललित विग्रहराज, किसने गजनी के खुसरो शाह को हराया था, इसका पता कहां चलता है? तो कहां चलता है? ललित विग्रहराज। कोष्टक में लिखो ललित विग्रहराज के अनुसार। लिख लिया? अब एक बात और सुनो, देखो हम पढ़ रहे हैं कि गोविंद थर्ड ने गजनी के राजा को मारवाड़ पार नहीं करने दिया। हम पढ़ रहे हैं कि दुर्लभ राज जो था वो इब्राहिम के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। जो विग्रास थर्ड था उसने साहबुद्दीन को हराया था। उसके बाद पृथ्वीराज फर्स्ट जो था उसने बाद में आपके बगुली शाह को हराया था। अजय राज ने गर्जन मतंगों को हराया था। अर्नोराज ने तुर्कों को हराकर वहां पर अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था। विगराज ने गजनी की खुसरो शाह को हराया। इसका मतलब अजमेर वाले चौहान लगातार लगातार गजनी वालों से लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। अब गजनी वाले इधर आक्रमण करते होंगे तो मंदिर तोड़ते होंगे, गजनी वाले आक्रमण करते होंगे तो यज्ञों को बर्बाद करते होंगे। इसलिए चौहानों के टाइम में वो कहानी आई कि यज्ञ को दूषित किया जा रहा है, इसलिए योद्धाओं की आवश्यकता है। कल परसों अपने वो कहानी पढ़ रहे थे कि आबू पर्वत पर यज्ञ हो रहा है, यज्ञ को दूषित करते जा रहे हैं, इसलिए 4 योद्धा उत्पन्न किए गए। वो योद्धा चौहान, चालुक्य, परमार और उन्होंने यज्ञ की रक्षा की। कर रहे हैं ना। कहानी सिंबॉलिक है। कहानी का मतलब वही है कि उधर से अटैक हो रही है, उन अटैक को रोकने के लिए कोई 4 लोगों की आवश्यकता है। एक ऋषि ने 4 लोगों को समझाया कि लड़ो, अब नहीं लड़ोगे तो अपनी पार पड़ेगी। उन 4 लोगों के नाम क्या रहे होंगे? और लड़ रहे हैं। अब लगातार देखिए उनसे किसी ना किसी से किसी ना किसी का युद्ध हो रहा है, और युद्ध करने वाले ज्यादातर कौन है इस साइड के अंदर? चौहान है। आगे हम चालुक्य, परमार, प्रतिहार पढ़ेंगे तो भी हम पढ़ेंगे वो लोग इनसे लड़ रहे थे। तो ये कहानियां इस प्रकार से जुड़ जाती है। तो कहानी का सेंस उस टाइम जब कही होगी तब तो लोग समझते होंगे इसका मतलब यही है। आज अपने जब 1000 साल बाद उसको पढ़ते हैं तब अपने लगता है कि नहीं, अग्नि के अंदर से स्वाहा 4 है बार एक साथ ही है। पहले 3 है, लास्ट में कौन आया? पहले 3 लड़ने गए होंगे, लास्ट में चौहान को भेजा होगा। पहले 3 लड़ने गए होंगे, उनकी पार नहीं पड़ी होगी, बाद में चौहान गए होंगे, पार पड़ी होगी। पड़ रही है, बार बार हम पढ़ रहे हैं, इसको आ रहा है उसको आ रहा है ना। विग्राज चतुर्थ की राजधानी है अजमेर। राजधानी कौन सी है? अजमेर। उन दिनों दिल्ली में एक वंश हुआ करता, वंश था तोमर। कौन सा वंश था? विग्राज चतुर्थ दिल्ली की तरफ अटैक करता है, तोमरों को हराता है और इनको अपना सामंत बना लेता है। क्या बना लेता है? मतलब तुम मेरे को टैक्स दो। वो चौहान जो कभी खुद प्रतिहारों को टैक्स दिया करते थे, वो चौहान अब दिल्ली वाले तोमरों कहते तुम हमें, तो शक्तिशाली हो रहे हैं कमजोर। तो स्वर्णकाल है कि नहीं? देखो इसने दिल्ली के तोमर राजाओं को हराया। ही डिफीटेड तोमर किंग्स ऑफ दिल्ली। इसने दिल्ली के तोमर राजाओं को हराया। ही डिफीटेड तोमर किंग्स ऑफ दिल्ली। स्टार लगाना क्वेश्चन था इस बार प्री में कि दिल्ली जीतने वाला चौहान राजा कौन था? इसने दिल्ली के तोमर राजाओं को हराया। ही डिफीटेड तोमर किंग्स ऑफ दिल्ली तथा उन्हें अपना सामंत बना लिया। एंड मेड देम हिज सबऑर्डिनेट्स या फ्यूडल लॉर्ड्स, तथा उन्हें अपना सामंत बना लिया। एंड मेड देम हिज फ्यूडल लॉर्ड्स, तथा उन्हें अपना सामंत बना लिया। एंड मेड देम हिज फ्यूडल लॉर्ड्स, उन्हें अपने क्या बना लिया? तो इस बार क्वेश्चन था कि दिल्ली जीतने वाले चौहान राजा को नाम बताइए। तो दिल्ली जीतने वाला चौहान राजा कौन है? दिल्ली में कौन से वंश के राजाओं को हरा रहा है? तो और तोमरों को अपना क्या बना रहा है? अब और सुनो, देखो आगे जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी में पढ़ेंगे इधर हिमालय की जो सीरीज आती है अपने इस साइड में, उसको कहते हैं शिवालिक। क्या कहते हैं? वो शिवालिक रेंज है, शिवालिक की पहाड़ियां। तो इसने उस शिवालिक की पहाड़ियों में एक अभिलेख लगवाया। कौन सी पहाड़ियों में अभिलेख लगवाया? शिवालिक की पहाड़ियों में एक अभिलेख लगवाया, उसको बोलते हैं शिवालिक स्तंभ। क्या बोलते हैं? हमको ये स्तंभ मिला दिल्ली से। कहां से मिला? उसने तो कहां लगवाया? शिवालिक। लेकिन मिला कहां से? मैं बता दूंगा क्यों मिला। तो आजकल अपने इस पिलर का नाम है दिल्ली शिवालिक स्तंभ। क्या नाम है इसका? लगाया कहां? हमें कहां मिला? है क्या? पिलर। तो अपने एक साथ जोड़ देते हैं, हमें दिल्ली से मिला, है शिवालिक का, तो पिलर का नाम क्या हो गया? 2013 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन था, दिल्ली शिवालिक स्तंभ कौन से चौहान राजा ने लगवाया? जो दिल्ली जीतेगा वही लगवाएगा। दिल्ली जीतने वाला कौन? इसने दिल्ली शिवालिक स्तंभ लगवाया था। ही इंस्टॉल्ड दिल्ली शिवालिक पिलर। इसने दिल्ली शिवालिक स्तंभ लगवाया था। ही इंस्टॉल्ड दिल्ली शिवालिक पिलर।
अब एक बात सुनना, देखो इसके स्टार लगा लो, ये भी 2013 के प्रीलिम्स 13 के प्रीलिम्स का सवाल है, इसलिए मैं कहता हूं पुराने पेपर पढ़ लेने चाहिए। अब यदि कोई हिस्ट्री ना भी पढ़े, पुराने पेपर यदि किसी ने पढ़ रखा, हिस्ट्री पढ़े और पुराने पेपर साथ में पढ़ रखे, तो उसमें था कि भाई दिल्ली शिवालिक स्तंभ लगाने वाला चौहान राजा कौन था? विग्रहराज चतुर्थ। इस बार उन्होंने सेम नहीं पूछा, चेंज कर लिया, दिल्ली जीतने वाला कौन है। मतलब तो वही हुआ ना भाई, उसने जीती तभी उसने वहां पर स्तंभ लगवाया, तो वही कौन आ गया? विग्रहराज चतुर्थ। तो थोड़ा बहुत हेर फेर करके सवाल पूछ लेते हैं, सवाल घूम फिर के वही आते हैं हिस्ट्री के अंदर। तो कौन सा पिलर लगवाया? अब एक बात सुनना, देखो ना, लिखना मत कुछ, इधर ध्यान देना। आप अशोक का नाम सुने, बहुत बड़ा राजा हुआ अशोक। आपने जगह जगह सुना होगा अशोक ने अभिलेख लगवाए थे। क्या लगवाए थे? अभिलेख यही होते हैं, पत्थरों पे लिखे जाते हैं। पत्थर यदि लंबा हो तो पिलर, पत्थर यदि चौड़ा हो तो शिला। या तो पिलर एडिक्ट है या वो रोक एडिक्ट है। लंबा है तब तो पिलर हो गया, और चौड़ा है तब क्या होगी? रोक। तो या तो पिलर एडिक्ट है, रोक एडिक्ट है, शिलालेख है, या क्या होते हैं वो? स्तंभ लेख। अशोक ने इन शिवालिक की पहाड़ियों में एक गांव था, उस गांव का नाम था टोपरा। कौन सा गांव था? टोपरा गांव में अपना अभिलेख लगवाया। उसमें 7 पैराग्राफ है। कितने पैराग्राफ है? तो हम कहते हैं 7 लेख लिखे हुए। कितने लेख लिखे हुए? पहला लेख, दूसरा लेख, तीसरा लेख, चौथा लेख, ऐसे कितने लेख लिखे हुए? 7 लेख। कहां पर? किसने लगवाया? एक पिलर लिया, एक पिलर के ऊपर 7 पैराग्राफ लिख दिए। ये उसका अशोक का टोपरा अभिलेख। अशोक का कौन सा अभिलेख? टोपरा अभिलेख। नीचे वाली जगह खाली पड़ी है, नीचे वाली जगह में लिखवा दिया अपने वाले विग्रहराज ने। उसने कहा खाली क्यों पड़ी, मैं लिखवा देता हूं। ये शिवालिक की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? शिवालिक की पहाड़ियों में गांव का नाम क्या है? इसलिए ऊपर वाले का नाम तो पड़ गया टोपरा, नीचे वाले का नाम हमने अपने हिसाब से दे दिया शिवालिक। क्या दे दिया? समझने के लिए, पढ़ने के लिए, वरना दोनों को टोपरा दे देते फिर कौन से का टोपरा है? वही सेम पिलर, एक ही पिलर है। शिवालिक की पहाड़ियों में टोपरा नाम के गांव में एक पिलर है, उस पिलर पे ऊपर अभिलेख लिखा हुआ है अशोक का, नीचे किसका अभिलेख लिखा हुआ है? तो अशोक को बोलते हैं अशोक का टोपरा अभिलेख, विग्रहराज का शिवालिक अभिलेख। आई बात समझ? बहुत साल बाद में दिल्ली में एक राजा बना, फिरोज तुगलक। कौन राजा बना? एक दिन शिकार विकार खेलने के लिए टोपरा गांव की तरफ आया, उसको पिलर बड़ा पसंद आया, उसने पिलर उखाड़ा और दिल्ली ले जाके लगा दिया। कहां लगा दिया? तो अपने को कहां से मिला? तो अपने इस ऊपर वाले का नाम तो पड़ गया दिल्ली टोपरा, नीचे वाले का नाम क्या पड़ गया? क्या नाम पड़ गया? दिल्ली टोपरा कौन से राजा का है? दिल्ली शिवालिक कौन से राजा का? उखाड़ के कौन लेके गया? आई बात समझ? अब आपसे सवाल ये, विग्रहराज चतुर्थ का दिल्ली शिवालिक अभिलेख अशोक के कौन से अभिलेख के ठीक नीचे लिखा हुआ है? दिल्ली टोपरा का दो या टोपरा का दो। आगे बात समझ? लिख लो अपने नीचे एक लाइन और बॉक्स में बंद कर लो। यह अभिलेख अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख के ठीक नीचे लिखा गया है। दिस इंस्क्रिप्शन वाज एनग्रेव्ड, लिखा गया है तो लिख लो इज एनग्रेव्ड। दिस इंस्क्रिप्शन इज एनग्रेव्ड राइट अंडर दिल्ली टोपरा इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख के ठीक नीचे लिखा गया है, दिस इंस्क्रिप्शन इज एनग्रेव्ड राइट अंडर दिल्ली टोपरा इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख के ठीक नीचे लिखा गया है, बॉक्स में बंद कर दो इसको ना। दिस इंस्क्रिप्शन इज एनग्रेव्ड राइट अंडर दिल्ली टोपरा इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, राइट अंडर दिल्ली टोपरा इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। पहले बड़ी बात, अब आपको एंशिएंट जब पढ़ाएंगे नरेंद्र सर, वहां पे लिखवाएंगे आपको कि अशोक का एक अभिलेख है दिल्ली टोपरा अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? सौता है आपके दिमाग में आना चाहिए, इसके ठीक नीचे अपने वाला है। अपने वाला कौन सा है? दिल्ली शिवालिक। सौता आपके दिमाग में अगली बात आनी चाहिए, क्योंकि उसने दिल्ली जीत ली थी, क्योंकि उसने तोमरों को और तोमरों को अपना क्या बना लिया था। आ जाएगी सारी बातें, जुड़ जाएगी आपके। ऊपर अशोक का टोपरा है, नीचे इसका शिवालिक है। डिफरेंशिएट करने के लिए, अपने समझने के लिए नाम दिया हुआ है। दोनों को एक नाम दे देते तो अपने को पता नहीं चलता यार किसकी बात कर रहे हैं, इसलिए अपने नाम दे दिया। बाकी एक ही पिलर पर दोनों है। फिरोज तुगलक उखाड़ के दिल्ली ले गया, इसलिए इसको दिल्ली टोपरा और दिल्ली क्या बोलते हैं। बड़ा गजब अभिलेख है। विग्रहराज बड़ी शानदार बात लिखता है। अशोक की तो उसकी धम की बातें है ना, आगे आप पढ़ोगे। अशोक ने पूरा एक संविधान बनाया, तो संविधान को बोलते हैं धम। क्या बोलते हैं? तो अशोक ने एक संविधान बनाया, एक धम बनाया था। अपने वाला जो है, तो अशोक की तो धम की बात है, ये करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। वो क्या लिखता है? अपने वाला क्या लिखता है? अपने वाला एक तो लिखता है कि मैंने अभी अभी दिल्ली जीती है और मैं यहां पर ये शिवालिक की पहाड़ियों के अंदर पिलर लगवा रहा हूं, दिल्ली शिवालिक पिलर, क्योंकि मैंने दिल्ली को क्या कर लिया? जीत लिया। पर वो आगे और लाइन लिखता है, थोड़े दिन पहले मैंने मल्लेच्छों को भी हराया था। किसको हराया था?
किसको हराया? मल्लेच्छ मतलब बुरे लोग। अपने यहाँ जो बुरे लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं? मल्लेच्छ। आज भी अपना भाई भी यदि नहाया धोए नहीं रहता, बुरे काम करता, मल्लेच्छ है ना, गंदा लोग, गंदे लोग, जो इस प्रकार मल्लेच्छ लोग। अपने मल्लेच्छ बोलते तुर्कों को। मलेच्छ किसको बोलते हैं? ये जो गजनी की तरफ से लोग आते हैं इनको अपने क्या बोलते हैं? मलेच्छ। कारण सिंपल, अपने यहाँ के लोग गाय वगैरह नहीं खाते, वो गाय वगैरह खाते थे, अपनी संस्कृति से भिन्न थे, अलग प्रकार के लोग थे, तो हम उनको क्या कह दिया करते? मलेच्छ। तो लिखता है मैंने अभी थोड़े दिन पहले मल्लेच्छों को हराया। किसको हराया? तथा उनको हराकर अटक नदी के पार भगा दिया। कौन सी नदी के? केवल बात पे ध्यान दीजिए, आपको जो कुछ आता है वो दिमाग से निकालिए, केवल मेरी बात सुनिए आप। कौन सी नदी के पार भगा दिया? मैंने अभी थोड़े दिन पहले मल्लेच्छों को हराया है तथा उन्हें अटक नदी के पार भगा दिया है। कौन सी नदी के? मैं चाहूंगा मेरे उत्तराधिकारी, मेरे डिसेंडेंट्स, मेरे जो वंशज, वो इन मल्लेच्छों को अटक नदी पार ना करने दे। मैं चाहूंगा कि मेरे उत्तराधिकारी इन मल्लेच्छों को कौन सी नदी ना पार करने दे? कौन सी नदी के पार भगा दिया? किसको? मल्लेच्छ मतलब किसको बोल रहा हो? तुर्कों को, गजनी की तरफ से जो भी अटैक, वो इसका मतलब है गजनी वाला खुसरो सा आया है, खुसरो सा को उसने हरा के कहां कहां तक छोड़ के आया होगा उसको? अटक नदी तक। और वो कह रहा है कि भाई आने वाले टाइम में भी ध्यान रखना इनको अटक क्रॉस करने, क्योंकि अटक क्रॉस करेंगे तो अपने मंदिर तोड़ेंगे, अपने यज्ञ बर्बाद करेंगे, महिलाओं बच्चों के साथ में दुर्व्यवहार करेंगे, अपने यहाँ पे गायें काटेंगे, इसलिए इन लोगों को उधर ही रहने दो, अपने इधर आने देना। इसका मतलब वो बाउंड्री क्या मानता है? बाउंड्री क्या मानता है? उसका मानना है कि हमारी बाउंड्री कहां तक है? अटक। तो अटक के उधर वो कुछ भी करो, हमें कोई लेना देना, पर अटक के इधर आके उनको हम बुरा काम करने। इसका मतलब भारत अपनी सीमा कहां मानता था? कहां मानता था? अटक। अब आगे आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तब आप एक नदी पढ़ेंगे, सिंधु। सिंधु, इंडस, इंडस रिवर। तब आप पढ़ेंगे सिंधु नदी तिब्बत से निकलती है। कहां से निकलती है? फिर आप ज्योग्राफी में बाकायदा लिखेंगे, आपको एक एक लाइन लिखवाएंगे कि सिंधु नदी तिब्बत से निकलती है तथा पहाड़ों में बहती है। किसमें बहती है? पूरा भारत वो पहाड़ों में चलती है। फिर वो पाकिस्तान में जाती है तथा पाकिस्तान में पहली बार वह मैदान के अंदर जाती है। उस मैदान का नाम है अटक का मैदान। क्या नाम है? उस मैदान का नाम अटक का मैदान इसलिए क्योंकि वहां पर एक नदी है, अटक। कौन सी नदी है? जो सिंधु की सहायक नदी है, सिंधु की ट्रिब्यूटरी है। तो पाकिस्तान में एक नदी है, उस नदी का नाम क्या है? अटक। कौन सी नदी की सहायक नदी है? उस अटक नदी तक हम अपना देश मानते थे। हम ये मानते हैं कि अटक नदी तक हमारा देश है, अटक नदी के आगे हमारा देश नहीं है। इसलिए मल्लेच्छ अपने देश में कुछ भी करे, हमें कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे देश की तरफ आएंगे तो हम उनको आने नहीं देंगे। मैंने कूट पीट के उनको बाहर भगा दिया। मैं चाहूंगा कि मेरे बेटे पोते पड़पोते भी उनको अटक नदी पार करने, ताकि हमारे देश का माहौल खराब है। तो यही तो है। आज अपने किसी कहेंगे हमारे देश की सीमाओं में कोई नहीं आना चाहिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत में किसी घुसने नहीं देंगे, यही कहेंगे। आज सीमा कश्मीर से कन्याकुमारी है, उस टाइम की सीमा कहां तक है? अटक। अब आप बात ध्यान दीजिए, अभिलेख है लगभग आपके, इसका टाइम पीरियड क्या है? 1153 से लेके 1163। अभिलेख उसी टाइम का है, मतलब मैं 1150 मान लेता हूं मोटा मोटा कि 1150 के आसपास का अभिलेख है। और अभिलेख में एक नदी का जिक्र, नदी का नाम क्या है? क्या नाम है? अटक। इसके 200 साल बाद, 200 भी नहीं, 400 साल बाद, 1550 के आसपास, 1550 क्या 1570 के आसपास हम आगे पढ़ेंगे, बूंदी में एक राजा बनता है, सुरजन। कौन राजा बनता है? जिसकी राजकुमारी भानकंवर कल्ला राय मलोद से शादी करती है। पढ़ा था हमने, बात की थी। सुरजन राजा बनता है। सुरजन अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। इसीलिए मैंने कहानी बताई थी कि अकबर के दरबार में सुरजन बैठा हुआ है, अकबर उसको कह रहा है कि जहांगीर से शादी कर दे, और वो कहता है मैंने कल्ला राय मलोद से सगाई कर दी। बताया था। तो इसका मतलब सुरजन ने किससे संधि कर रखी है? अकबर। जब वो अकबर से संधि करता है, तो अकबर से संधि, किसी भी मुगल बादशाह से संधि का मतलब क्या होता था कि मुगल बादशाह जहां कहेगा वहां आपको लड़ने के लिए जाना पड़ेगा। हमने पढ़ा बाकायदा मुगल मेवाड़ संधि में 1000 घुड़सवार लेकर मुगलों की सहायता की जाएगी, पढ़ा। हम बार बार पढ़े दक्षिण भारत जीतने का अनूप सिंह को माही मराठी की उपाधि मिली। हम पढ़े मिर्जा राजा जय सिंह को कंधार अभियान पर भेज दिया था, इसका मतलब मुगल बादशाह लड़ने के लिए भेजते। जय सिंह को जमरूद के थाना में पोस्टिंग दे दी गई थी। सुरजन जब अकबर से संधि करता है, तो संधि में एक लाइन लिखवाता है कि मैं तुम्हारी तरफ से लड़ने के लिए कहीं भी चला जाऊंगा, पर अटक नदी पार नहीं करूंगा। क्या पार नहीं करूंगा? कहने का मतलब उसका वही है कि अटक नदी के उस साइड के लोग मल्लेच्छ हैं, मैं उन बुरे लोगों के बीच में जाऊंगा। अटक नदी के उस साइड में गाय खाने वाले लोग रहते हैं, मैं उन गाय खाने वाले लोगों के बीच में जाऊंगा। अटक नदी के उस साइड में मूर्ति पूजा नहीं करने वाले लोग रहते हैं, मैं उन लोगों के बीच में जाऊंगा। अकबर ने कहा ठीक, बाकी जगह जड़ लेगा, तेरे को साउथ इंडिया भेजेंगे, अटक भेजेंगे नहीं। 1150 में विग्रहराज कह रहा है कि मैंने मलेच्छों को कूट पीट के अटक के पार भगाया, आने वाले बच्चों ध्यान रखना, इनको अटक पार करने। 1550 या 1570 के आसपास बूंदी वाला सुरजन कह रहा है अकबर को कि मैं कहीं भी लड़ने के लिए जा सकता हूं, लेकिन क्या क्रॉस नहीं करूंगा। उसके भी 100 साल बाद, उसके भी
100 साल बाद, लगभग 1670 के आसपास में वापस वही बात आ गई। 1670 का दो यार, उससे थोड़ा बहुत पहले मान लो, मुगल बादशाह बना हुआ है औरंगजेब। कौन बना हुआ है? औरंगजेब अपने अंतिम दिनों में थोड़ा कट्टर होता जा रहा है, कट्टर होता जा रहा है, तो वो चाहता है कि भाई देश की ज्यादा से ज्यादा जो पब्लिक है उसका धर्म परिवर्तन करवा दिया जाए, लेकिन जनता धर्म परिवर्तन करने के लिए तैयार है नहीं। तो औरंगजेब के दिमाग में एक आइडिया है कि यदि मैं सारे राजाओं का धर्म परिवर्तन करवा दूं तो जनता का धर्म परिवर्तन अपने आप हो जाएगा, क्योंकि वो समय था जब कहते ये था राजा, जैसा राजा होगा वैसी क्या हो जाएगी प्रजा। तो यदि राजाओं को बना दे तो प्रजा अपने आप ही हो जाएगी धीरे धीरे, और राजा थोड़े तो इनको बनाना सरल है, प्रजा तो इतनी सारी, किस किस को बनाएंगे, कैसे बनाया जाए सब राजाओं को। तो उसको किसी ने सलाह दिया, उसके दिमाग में आइडिया आया कि यहाँ के जो राजस्थान के राजा वो अटक नदी के पार नहीं जाते, और इनसे इसका मानना है कि अटक नदी के उस पार जाने से हमारा धर्म भ्रष्ट होता है, उस पार हम नहीं जाएंगे। तो यदि इन राजाओं को अटक नदी पार करवा दी जाए तो कई तो अपने आप ही सरेंडर कर देंगे। क्या अटक नदी पार नहीं करनी थी, अटक नदी पार कर ली, इसका मतलब हमारा धर्म क्या हो गया, भ्रष्ट, और उस रिग्रेट में ही बन जाएंगे ये तो कहते हैं औरंगजेब अपने राजस्थान के सारे राजाओं को अटक नदी के पास लेके गया, यहां से कहा युद्ध करने के लिए चलते हैं, वहां तक गए, और वहां जाने के बाद उसने कहा कि अब अपने कल अटक क्रॉस करेंगे। और जैसे क्रॉस की बात आई सब लोगों में आपस में बात हुई, क्रॉस क्यों करेंगे, क्यों करेंगे, क्यों करेंगे। तो किसी ने कहा कि औरंगजेब उधर ले जाके अपने सबका धर्म परिवर्तन करवाना चाहता है। तो वापस चर्चा हुई कि यार ये तो फंसा दिया, अब क्या किया जाए। जयपुर के राजा मिर्जा राजा जयसिंह, कौन राजा है, सबने मीटिंग की, मिर्जा राजा जयसिंह ने कहा मैं एक प्लान बनाता हूं। मिर्जा राजा जयसिंह औरंगजेब के पास गया, उसने औरंगजेब को जाकर कहा कि भाई कल हम अटक क्रॉस नहीं करेंगे, हम परसों करेंगे। क्यों? कि मेरे अभी अभी जयपुर से समाचार हुआ, मेरे पोता हुआ है, इसलिए कल हम पार्टी करेंगे, और कल की पार्टी के बाद परसों क्रॉस कर लेंगे। तो एक काम करो, कल तुम क्रॉस कर लो, परसों हम क्रॉस कर लेंगे। तो औरंगजेब ने कहा क्यों तुम परसों, क्यों हमारे साथ क्यों नहीं जाओगे, हम कल क्यों करें। सर कोई दिक्कत नहीं, आप कल मत करो, आप भी परसों कर लेना, तो कल हम यहाँ पे यज्ञ करेंगे, आप भी यज्ञ में बैठ। औरंगजेब फालतू ही बात मत कर, मैं एक ही तुम्हारे यज्ञ वेज्ञ में नहीं बैठूंगा। तो सर जैसा आप उचित समझे वैसा कर ले। तो औरंगजेब ने कहा कल हम कर लेंगे, परसों तुम लोग कर लेना, ठीक है। अगले दिन औरंगजेब की पूरी सेना अटक क्रॉस करती है। उसके अगले दिन औरंगजेब की सेना अपनी नावें भेजती है, नदी पार करने के लिए नाव चाहिए, नावें भेजती है कि जाओ उधर जो राजस्थान के हिंदू राजा बैठे उनको इस साइड में लेके आओ। जैसे वो नावें उधर आती है, राजा विरोध करते हैं कि हम इनके अंदर जाएंगे नहीं। एक राजा सबसे आगे निकल के आता, उन नावों को तोड़ना शुरू करता है। उस राजा का नाम था बीकानेर महाराजा कर्ण सिंह। क्या नाम था? और उन्होंने कहा औरंगजेब का हम बहिष्कार करते हैं, औरंगजेब की सेना का बहिष्कार करते हैं, हम अटक नदी को पार ही नहीं करेंगे। हम समझ गए औरंगजेब उधर ले जाके हमारा धर्म परिवर्तन करवाना चाहता है। इसलिए बाकी जितने राजा थे उन्होंने कहा हाँ हम भी कर्ण सिंह जी का समर्थन करते हैं, हम ये मानते हैं कि हमारा बादशाह औरंगजेब नहीं है, हमारा बादशाह कर्ण सिंह है। उन्होंने वहां पर नारे लगाए, जय जंगलधर बादशाह। क्या नारे लगाए? तो ये जंगलधर बादशाह की उपाधि कर्ण सिंह को अटक नदी के पास में राजस्थान के बाकी राजाओं ने दी, और राजस्थान के बाकी राजा वहां से वापस आ गए, उन्होंने अटक नदी क्रॉस। इस घटना के भी 100 साल बाद या लगभग 70 एक साल बाद महाराष्ट्र में एक पेशवा बनते हैं, उस पेशवा का नाम है बाजीराव बल्लाल। क्या नाम है? महानतम पेशवा, वही बाजीराव मस्तानी मूवी जो आप देखते हैं वो बाजीराव बल्लाल। और बाजीराव बल्लाल साफ साफ कहते हैं कि मैं मराठों का झंडा अटक से कटक तक फहरा दूंगा। कहां से कहां तक? अटक से कटक, उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में जगह है। कटक के बाद में बंगाल की खाड़ी शुरू हो जाती है तो भारत समाप्त हो गया। पर इधर वाली बाउंड्री वो क्या बता रहे हैं, मतलब 1150 में अटक नदी है, 1550 में अटक नदी है, 1650 में अटक नदी है, 1720 में अटक नदी है। कितने कितने वर्षों तक हमने अपनी सीमा क्या मानी होगी। इसलिए बच्चों हमारा बॉर्डर बागा नहीं है, हमारा बॉर्डर क्या है। हमारे पूर्वज चीख चीख के कह के गए थे कि मल्लेच्छों को अटक के पार भगा दिया है। हम चाहेंगे कि हमारी आने वाली पीढ़ियां इनको क्या ना क्रॉस करने दे। इसका मतलब था कि हमारी बाउंड्री कहां तक रखना। और यदि अब हमारी बाउंड्री अटक नहीं है तो ऊपर बैठकर वो कोई विग्राज चतुर्थ, वो कोई जंगलधर बादशाह कर्ण सिंह, वो कोई बूंदी का राजा सुरजन और वो बाजीराव बल्लाल रो रहे होंगे और देख रहे होंगे कैसी निजली पीढ़ी पैदा हो गई है जो ये और कहती है कि हमारे बॉर्डर कौन सा है। आज के बाद नहीं बताना अपना बॉर्डर। सपूत वह है जो पिता का कर्जा और बेर चुकाए। सपूत वह है जो पिता का, यदि पिताजी पर कर्जा है और यदि आप नहीं चुकाते हो, पिताजी का कर्जा आपसे कोई मांगने के लिए रहा, आप कहते हो भाई पिताजी तो गए ऊपर, लिया जाके, इसका मतलब आप सपूत। आप कहो कि हाँ साहब पाई पाई ब्याज समेत, रुपए कम भी नहीं करवाने, मेरे पिता पर कर्जा था मैं चुकाऊंगा वरना उनकी आत्मा भटकेगी। यदि पिताजी का बेर है, किसी से दुश्मनी है, वो भी कौन चुकाए? सपूत। नहीं चुकाए वो क्या हो? आपको कपूत बनना है कि सपूत? तो कौन सा बॉर्डर लेना है?
और ले नहीं ले, कम से कम मन में तो रखें। जब हम मन में रखेंगे तो अगली पीढ़ी को बता के जाएंगे, अगली पीढ़ी अगली को बता जाएगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पीढ़ियां जागरूक रहेगी तो वापस लेंगे। 47 में गलती हुई होगी, बॉर्डर बागा बना दिया, हम चेंज कर देंगे। आज नहीं तो कल करेंगे। अभी संसद में 5 दिन पहले मोटा भाई ने वापस कहा कि पीओके के लिए 24 सीटें रिजर्व की जाती है। अपने पास नहीं है पीओके, पाकिस्तान के पास है, उसका नाम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। हम क्यों सीटें रिजर्व करें? क्योंकि हम कहते हैं कि नैतिक रूप से हमारा है। यदि आज सीटें रिजर्व नहीं की तो आने वाली पीढ़ी भूल जाएगी कि पीओके हमारा है। आने वाली पीढ़ियां मानेगी कि यार ये जब पाक ऑक्यूपाइड है तो पाक का ही है। हम याद करेंगे, जिस दिन मौका आएगा लेंगे, और जिस दिन याद ही नहीं रहेगा उस दिन लेंगे भी। चलिए, बॉर्डर कौन सा है? अटक से। तब अपना जाके बॉर्डर कंप्लीट हो पाएगा। जब सिंधु पूरी अपने पास आएगी तब हम हिंदुस्तान है। सै को है का, इसलिए सिंधु को हिंदू का, जहां पे हिंदू हो हिंदुस्तान है। जब सिंधु ही तुम्हारे पास नहीं, फिर किस बात का हिंदुस्तान है? वो तब है जिस दिन हम क्या ले लेंगे? अटक। विगराज कह के गया, लिख के गया, अभिलेख पड़ा है कि अटक क्रॉस नहीं करने देनी है, अटक तक अपना साम्राज्य। तो मुझे लगता है यार वो कितने इंटेलिजेंट लोग थे। अच्छा, अब फिर क्या, मैं जब ये बात होता था तो कई कहते हैं पर सर हमने अटक कई बार क्रॉस की थी, तब उनका धर्म भ्रष्ट हुआ तो नहीं? जैसे मान सिंह अफगानिस्तान में लड़ा जाके, जसवंत सिंह अफगानिस्तान में लड़ा, एक सिंबॉलिक चीजें होती है। कहने का मतलब है कि सीमा हमारी वहां तक है। कहते हैं कि मान सिंह जब अटक जा रहे थे, या मान सिंह जब अटक क्रॉस कर रहे थे, तो उनके सैनिकों ने मना किया बाकायदा, और सैनिकों ने कहा कि हम अटक क्रॉस नहीं करेंगे क्योंकि उधर जाने पे धर्म भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे हमारी मान्यता हो गई थी कि यार अटक पार जाना ही नहीं है। जबकि जब कभी ये नियम बनाया होगा तो नियम बनाने का मतलब ये था कि यार उस साइड में दूसरे संस्कृति के लोग रहते हैं, इसलिए उनसे के साथ अपना मेल मिलाप होना नहीं चाहिए। धीरे धीरे लोगों को ये लगा कि पैर भी उधर रख दिया धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो मान सिंह उन सबको कहते हैं कि सबे भूमि गोपाल की, सबे भूमि भगवान कृष्ण, जयपुर वाले भगवान कृष्ण को खूब मानते, गोविंद देव जी को। सबे भूमि गोपाल की, ये पूरी जो पृथ्वी है किसकी है? भगवान। इसमें अटक कहां? इसमें अटकने वाली जगह कोई भी, जो अब भी अटक रहा, जिसके मन में अटक है वही अटक रहा, जिसके मन में ये बात आ गई वही अटक रहा है। बाकी तो पूरी धरती भगवान कृष्ण की, अटकने की कोई आवश्यकता। जय गोविंद देव जी महाराज के नारे लगाए, अटक क्रॉस कर गए, पर आगे जीत गए थे। पर फिर भी हम ये मानते थे कि उधर वाला भले ही हम जीत रहे हैं लेकिन वो इलाका हमारा नहीं है, हमारा इलाका कहां तक है। इसलिए बाजीराव बल्लाल कहता है हम मराठों का झंडा अटक से कटक फहराएंगे। उसने एक बार नहीं कहा मराठों का झंडा ईरान से कटक तक फहरा देंगे। उसने एक बार नहीं कहा कि राजस्थान से कटक तक फहरा देंगे। मतलब 1720 तक तो हम इस बात को याद रख रहे थे कि हमारी भूमि कहां से कहां तक है? अटक से। और मैं तो वो कई बार बताता हूं कि मैं कोरोना में फ्री बैठा था, क्रिकेट का शौक, क्रिकेट का चस्का, इसलिए क्रिकेट के वीडियो खूब सारे देखता रहता। शोएब अख्तर मुझे हमेशा से अच्छा लगता था, पहले यूं अच्छा लगता यार, गजब का बॉलर था, भले पाकिस्तान का था, पर यूं डर तो लगता था। रेडियो में कमेंट्री सुनते तो भी डर लगता कि मारेगा अपने बड़े किसी को। तो शोएब अख्तर के वीडियो सुन रहा था, उसका चैनल है और वो चैनल पे हिंदुस्तान की तारीफें भी खूब करता है क्योंकि पैसे मिलते हैं, है ना। अपने वीरेंद्र सहवाग का साफ साफ कमेंट दिया कि शोएब अख्तर इसलिए हिंदुस्तान की तारीफ करता है ताकि हिंदुस्तान वाले सुनेंगे और उसको क्या मिल जाएंगे? पैसे मिल जाए। तो उसके मैं वीडियो देखता था। आपका यूट्यूब कहता है या आपके सोशल मीडिया का जो एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि आप जो देखते हैं बार बार दिखाया जाता है ना। एआई है ना। कई बार मेरे को स्टूडेंट आकर कहता है मैं सर सारे दिन आपके वीडियो देखता हूं, तू देखता नहीं, तेरे को दिखा रहा है यूट्यूब, तूने तो मेरे 3 ही देखे थे पर अब तेरे को देखना ही पड़ेंगे, तेरे पास कोई इलाज नहीं, हर तीसरा वीडियो मेरा ही आएगा तेरे पास में, तो तू देखेगा। तो मैं एक शोएब अख्तर का वीडियो देख रहा था। शोएब अख्तर रिटायरमेंट होने के बाद का एक वीडियो है। एक लड़की उसका इंटरव्यू ले रही है, पाकिस्तान की कोई एंकर है, तो शोएब अख्तर को पूछते कि शोएब आजकल जब तुम फ्री हो तो तुम क्या करते हो? तो कहता है मैं आजकल बुक्स पढ़ रहा हूं। तो बुक्स पढ़ना इंटेलेक्चुअल? तो अरे तुम बुक्स भी पढ़ लेते हो? अरे मैं तो खूब ही हूँ, किताबें पढ़ता रहता हूँ। अच्छा तो तुम अभी जो बुक पढ़ रहे हो वो किस सब्जेक्ट पे? तो कहता है उसमें भविष्यवाणी है। क्या उसमें? क्या भविष्यवाणी है उसमें? तो वो बहुत पुरानी किताब है, उसमें खूब सारी भविष्यवाणी है। जैसे तो उस किताब में लिखा हुआ है कि एक दिन बाबर भारत को जीत लेगा। तो कहती है बाबर से भी पुरानी किताब हो। कहते हैं बाबर से तो बहुत पुरानी है पर उसमें लिखा बाबर जीत लेगा, तू बता जीता कि नहीं जीता? तो लड़की कहती है हाँ जीत लिया था। कि फिर उसमें लिखा हुआ है कि लेकिन बाबर का बेटा हुमायूं हिंदुस्तान में नहीं रह पाएगा, शेरशाह सूरी उसको भगा देगा। भगाया कि नहीं भगाया? मुझे भगाया। कि फिर उसमें लिखा है लेकिन हुमायूं का बेटा अकबर वापस हिंदुस्तान पे कब्जा करेगा। किया कि नहीं किया? फिर वो कहते हैं तो ये तो छोड़ तू, ये तो राजा महाराजाओं की बात है, उसमें तो ये भी लिखा हुआ है 47 में तकसीम होगी।
तकसीम मतलब बंटवारा, तकसीम मतलब 47 में बंटवारा हुआ, डिवीजन हुआ देश का, लिखा हुआ है। तो कहती हाँ ये भी हो गया। इसमें तो ये भी लिखा हुआ है कि 65 की जंग हम जीत जाएंगे। 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, पाकिस्तान यह मानता है कि उसने जीता, पाकिस्तान विक्ट्री डे मनाता है बाकायदा अपना, पाकिस्तान ये कहता है हमने जीता। तो उसने कहा जीता कि नहीं जीता, वो लड़की कहती है हाँ जीता, इसमें सब बातें। फिर शोएब अख्तर कहता है ये तो पुरानी है, छोड़, मैं इसमें और बताता हूं आगे क्या लिखा जो होगा। कहती हाँ, तो इसमें लिखा हुआ है कि अब हम कश्मीर जीतेंगे, और कश्मीर जीतने के बाद हम पूरा हिंदुस्तान जीतेंगे। तो कहती अरे बड़ी जोरदार बात है। वो कहता है अरे सुन सुन तू, इसमें लिखा हुआ है कि जब हम कश्मीर जीतेंगे उसके बाद पूरा हिंदुस्तान जीतेंगे, तो अटक का दरिया 2 बार खून में बह जाएगा। क्या लाइन है? अटक का दरिया 2 बार। अब तक उस वीडियो पे मुझे हंसी आ रही थी और मुझे लग रहा है ठीक है बेटे फर्जी फर्जी बातें कर रहे हैं। अटक आते मेरा दिमाग काम करता है, क्योंकि ये लाइन बोल रहा है कि अटक का दरिया 2 बार खून में बह जाएगा। वो पुनः समझाता है, इसका मतलब है अटक नदी के पास 2 युद्ध होंगे। कौन सी नदी के पास युद्ध होंगे? मुझे लगा कि यार भले ही कोई किताब किसी ने फर्जी बाद में लिखी हो जिसमें ऐसी बातें लिख दी हो, पर बाउंड्री तो उसने भी अटक ही मानी है। उधर वाले भी बाउंड्री तो किसको मान रहे हैं? अटक। और जैसे उसने कहा कि अटक का दरिया 2 बार खून में बह जाएगा, उस लड़की ने कहा कि आमीन, ऐसा ही हो। मैंने पुनः कहा कि यदि अटक के पास 2 बार युद्ध होगा, इसका मतलब भारतीय सेना कहां तक पहुंच जाएगी? आमीन। बहुत जल्द हम सपना पूरा करेंगे। इंडियन आर्मी कहां तक पहुंचने वाली है? 2 लाइनें और लिखो। इतनी अच्छी बात बताए, इन कॉपियां बंद कर दो, लिखो। तुम जयपुर वाले कहां का पानी पीते हो? बिसलपुर। बिसलपुर, ये बिसलपुर इसी का बसाया हुआ है, विग्रह चतुर्थ का बसाया बिसलपुर, लिखो। इसने बिसलपुर की स्थापना की, ही फाउंडेड बिसलपुर। बिसलपुर की स्थापना की, फाउंडेड बिसलपुर, तथा यहां पर तालाब व शिव मंदिर का निर्माण करवाया, एंड बिल्ट पॉन्ड एंड शिव टेम्पल हियर, तथा यहां पर तालाब व शिव मंदिर का निर्माण करवाया, एंड बिल्ट पॉन्ड एंड शिव टेम्पल हियर, तालाब व शिव मंदिर का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? इसने एक बड़ा शानदार नाटक लिखा था, इसके नाटक का नाम है हरकेली। क्या नाम है? लिख लो। इसने हरकेली नामक नाटक लिखा था, ही रोट ए ड्रामा नेम्ड हरकेली। इसने हरकेली नामक नाटक लिखा था, ही रोट ए ड्रामा नेम्ड हरकेली। हरकेली नामक नाटक लिखा था, ही रोट ए ड्रामा नेम्ड हरकेली। कौन सा नाटक लिखा था? अच्छा मुझे बताओ, हर का मतलब क्या होता है? भगवान शिव। क्या मतलब होता है? हर हर डर लगाते हैं, हर का मतलब क्या होता है? शिव। केली का मतलब होता है खेल। केली का मतलब क्या होता है? मतलब भगवान शिव ने क्या खेला? ऐसा कहते हैं अर्जुन को एक बार बहुत ज्यादा घमंड हो गया था, अर्जुन को लगा कि मेरे से बड़ा शिकारी कोई भी नहीं है। भगवान शिव उसका घमंड तोड़ने के लिए आते हैं, शिकारी बन के आते हैं। क्या बन के आते हैं? अर्जुन को हराते हैं। भगवान शिव ने अपना खेल दिखाया और लास्ट में वो अपने रूप में आते हैं, कहते हैं भाई साहब मैं तो बताने ही आया था कि तेरे से बड़े बड़े लोग भी है, इसलिए घमंड करने की कोई आवश्यकता। हर ने केली दिखाई, इसलिए नाम क्या हो गया? ऐसा नाटक साउथ इंडिया में अपने एक बहुत बड़े राइटर वे भारवी। कौन नाटक वे? नाटककार कौन? वे भारवी। और भारवी ने एक नाटक लिखा था बहुत पहले संस्कृत के अंदर, उसका नाम था किरात अर्जुनियम। क्या नाम था? बोलो देखे, नाम बोलो क्या है? किसने लिखा किरात अर्जुनियम? कौन सा नाटक लिखा, नाम बताओ। देखो 2 शब्द है, एक शब्द है किरात और एक शब्द है अर्जुन। एक शब्द है किरात और एक शब्द क्या है? अर्जुन। किरात का मतलब होता है शिकारी। किरात का मतलब क्या था? भगवान शिव क्या बन के? तो किरात और अर्जुन के बीच की लड़ाई, इसलिए नाम क्या हो गया? किरात अर्जुनियम। किसने लिखा? भगवान शिव के खेल पर पहले नाटक किसका लिखा? भारवी का। किस नाम से? किरात अर्जुन। अपने वाले ने इसी कहानी को बेस बना के क्या लिख दिया? पहले पढ़ा तो हर के लिए किस नाटक पर आधारित है? किरात अर्जुनियम। जो किसका लिखा हुआ? यह भारवी के किरात अर्जुनियम पर आधारित है। इट इज बेस्ड ऑन किरात अर्जुनियम ऑफ भारवी। यह भारवी के किरात अर्जुनियम पर आधारित है। इट इज बेस्ड ऑन किरात अर्जुनियम ऑफ भारवी। यह भारवी के किरात अर्जुनियम पर आधारित है। इट इज बेस्ड ऑन किरात अर्जुनियम ऑफ भारवी। चलो बाकी कल पढ़े।